नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें इंडियन जियोग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक जलवायु और जो मानसून है इसके बारे में हमें पढ़ेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है राजस्थान के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को हमें हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें जलवायु है इसके बारे में पढ़ते हैं। जलवायु है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जलवायु जो है यह पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की जो दीर्घकालिक दशाएं होती हैं वह जलवायु कहलाती हैं। इनका जो औसत समय है वह होता है 30 वर्ष। इनका जो औसत समय है वह कितना होता है तो वह होता है 30 वर्ष। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की जो दीर्घकालीन दशाएं हैं उनको जलवायु कहा जाता है। भारत की जो जलवायु है यह कैसी है तो भारत की जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जो जलवायु है यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं वह कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो पहला कारक जो होता है जलवायु को प्रभावित करने वाला वह है अक्षांशीय स्थिति। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यह लगभग 30 डिग्री है। इस कारण कारक नहीं है, इस कारण भारत के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जलवायु है वह पाई जाती है। भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है यह हम पढ़ चुके हैं, लगभग 30 अक्षांशीय विस्तार जो है यह लगभग 30 डिग्री है। इस कारण भारत के जो विभिन्न स्थान हैं यहाँ पर अलग अलग जलवायु है वह पाई जाती है। कर्क रेखा जो है यह भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर की ओर जलवायु है वह शीतोष्ण कटिबंध है और कर्क रेखा के दक्षिण की ओर जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब हमें समुद्र तल से ऊंचाई, दूसरा कारक की बात करें तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान है इसके अंदर कमी आती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान है वह कम हो जाता है। समुद्र से दूरी की बात करें तो जो निकट स्थान होते हैं समुद्र के वहां पर ताप कम होता है और यहाँ की जलवायु है वह नम होती है। समुद्र से जो दूर स्थान होते हैं वहां पर ताप ज्यादा होता है और वहां की जलवायु है वह गर्म होती है। तो समुद्र से दूरी भी है यह जलवायु को प्रभावित करती है। पर्वतों की स्थिति व दिशा की बात करें तो पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के पास होने के कारण दक्षिणी पश्चिम मानसूनी पवनों से इसके पश्चिमी ढालों पर भारी वर्षा होती है, जबकि विपरीत ढाल वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। हिमालय है जो पर्वतीय प्रदेश है यह ठंडी साइबेरिया पवनों से रक्षा करता है। पवनों की दिशा और उच्च स्तरीय वायु संचरण ये सभी हैं वह जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं वह होते हैं। अब हमें जो जलवायु का वर्गीकरण है इसके बारे में पढ़ते हैं। जलवायु का वर्गीकरण हमें दो भागों में बांटते हैं इनको। एक तो ऋतुओं के आधार पर, यह भारतीय मौसम विभाग द्वारा जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, और एक हमें व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण जिसमें हम कोपेन, त्रिवार्थी और थ्रानवेट इन तीनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। ऋतुओं के आधार पर हमें शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु जो मानसून आगमन और शरद ऋतु जो मानसून निवर्तन ऋतु है, इन चार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें जलवायु का वर्गीकरण है यह ऋतुओं के आधार पर पढ़ते हैं। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले हम शीत ऋतु है इसके बारे में पढ़ते हैं। शीत ऋतु है इसका समय है वह होता है दिसंबर से लेकर फरवरी तक। शीत ऋतु के अंदर हम तापमान की बात करें तो उत्तर भारत के अंदर तापमान है वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है और दक्षिणी भारत के अंदर जो तापमान है यह 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है शीत ऋतु में। वायुदाब की बात करें तो उच्च वायुदाब होता है उत्तर भारत में। उत्तर भारत के अंदर सर्वाधिक वायुदाब है वह इस समय होता है। पवनों की दिशा की बात करें तो जो पवनें हैं शीत ऋतु के अंदर वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। वर्षा है शीत ऋतु के अंदर सामान्यतः वर्षा है वह नहीं होती है, लेकिन ये पश्चिमी जो विक्षोभ हैं इनके कारण वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी भारत में, जिसको माउट कहा जाता है। शीतकालीन मानसून की अधिकतम वर्षा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में होती है। इस ऋतु के अंदर जो अधिकतम वर्षा होती है वह तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर होती है। 20 डिग्री सेल्सियस समताप जो रेखा है यह भारत के मध्य भाग से गुजरती है। 20 डिग्री सेल्सियस जो समताप रेखा है यह भारत के मध्य भाग से गुजरती है। और शीत ऋतु के अंदर उत्तर भारत के अंदर जो तापमान है यह कम होता है और दक्षिणी भारत में तापमान है वह अधिक होता है। अब हम पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु है इसका समय है वह मार्च से मध्य जून तक होता है। तापमान है
इस समय ग्रीष्म ऋतु में 30 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम जो भारत है यहाँ का तापमान है वह सर्वाधिक होता है। इस समय वायुदाब है तो निम्न वायुदाब है वह होता है। पवनें हैं वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ग्रीष्म ऋतु के अंदर चलती हैं। वर्षा की बात करें तो वर्षा सामान्यतः नहीं होती है ग्रीष्म ऋतु में। दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों में मानसून पूर्व वर्षा होती है, जिसे भारत में विभिन्न नामों से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मानसून पूर्व की वर्षा है वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग किन नामों से जानी जाती है। तो मानसून पूर्व की वर्षा है वह नार्वेस्टर नाम से जानी जाती है, पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड। काल बैसाखी यह पश्चिम बंगाल व असम के अंदर कहा जाता है इसको। चेरी ब्लॉसम इसको केरल के अंदर कहा जाता है। अम्बर वर्षा है यह कर्नाटक व केरल के अंदर कहा जाता है, और बारदोली छीड़ा है यह कहा जाता है असम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरल के अंदर जो मानसून से पूर्व की वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। अमर वर्षा कहाँ पर होती है, तो कर्नाटक केरल के अंदर होती है। मानसून से पूर्व की वर्षा बारदोली छीड़ा है यह कहाँ होती है, तो यह असम के अंदर होती है। लू है वह क्या, तो लू आप सभी जानते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं हैं, इनको लू कहा जाता है। अब हमें वर्षा ऋतु है इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु है इसका समय मध्य जून से सितंबर महीने तक होता है। इस समय जो तापमान है यह 30 डिग्री के आसपास रहता है। वायुदाब है, वायुदाब में निम्न वायुदाब की स्थिति है वह इस समय रहती है। पवनें हैं वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। वर्षा है वह वर्षा ऋतु के अंदर सर्वाधिक होती है। भारत जो है यहाँ पर कुल वर्षा का 75% से अधिक भाग है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। भारत के अंदर जो जितनी भी वर्षा होती है उसका 75% जो वर्षा है यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। भारत में मानसून की जो शाखाएं हैं इनकी बात करें तो एक तो अरब सागरीय शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा है। अरब सागरीय शाखा है इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी घाट शाखा, छोटा नागपुर शाखा और हिमाचल या सौराष्ट्र शाखा। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इसको उत्तरी मैदान शाखा व पूरी हिमालय शाखा है, इन 2 भागों में बांटा जाता है। तो भारत में हम मानसून की जो शाखाएं हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें अरब सागर जो शाखा है इसके बारे में पढ़ेंगे। अरब सागर शाखा में पहली शाखा आती है पश्चिमी घाट। यह शाखा है यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी जो ढाल है से टकराकर वहां पर भारी वर्षा है वह करती है। पश्चिमी घाट जो शाखा है यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी जो ढाल हैं यहाँ पर यह टकराकर भारी वर्षा है वह करती है। 200 सेमी से भी अधिक वर्षा है वह इसके द्वारा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर की जाती है। पूर्वी ढाल में ये वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण है वह करती हैं। पश्चिमी घाट जो शाखा है यह पूर्वी ढाल में वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण है वह करती है। इसके बाद में आती है छोटा नागपुर शाखा। यह मुख्यतः मध्यवर्ती भारत में वर्षा करती है। नर्मदा तापी भ्रंश घाटी से भारत में यह प्रवेश करती है और बिहार में यह बंगाल की खाड़ी शाखा में मिल जाती है। इसके बाद में आती है हिमाचल या सौराष्ट्र शाखा। हिमाचल या सौराष्ट्र जो शाखा है यह भारत के अंदर सौराष्ट्र से प्रवेश करती है। उसके बाद यह शाखा अरावली पर्वत श्रेणी के समांतर चलती है, जिसे राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। सौराष्ट्र जो शाखा है यह राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसके समानांतर हो जाती है, जिससे राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। यह शाखा है यह पंजाब हरियाणा में बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इससे मिलती है और हिमाचल प्रदेश में यह भारी वर्षा करती है। हिमाचल या सौराष्ट्र जो शाखा है यह पंजाब हरियाणा में बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इससे मिल जाती है और हिमाचल प्रदेश में यह भारी वर्षा करती है। इसके बाद में हम बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये पढ़ते हैं। इसमें हम उत्तरी मैदानी शाखा है इसे पढ़ेंगे। उत्तरी मैदानी जो शाखा है यह उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा करती है। मेघालय पठार पर मानिसराम जो है यह नामक स्थान है विश्व के सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। मेघालय पठार पर मानिसराम जो है यह नामक स्थान है यह विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा है वह प्राप्त करता है। भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वह कौन सा है, तो वह मानिसराम है। मानिसराम के बाद में चेरापूंजी। अब हमें जो शरद ऋतु है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो मानसून निवर्तन की ऋतु है इसका समय है वह होता है सितंबर से नवंबर के बीच।
इस समय जो वर्षा है यह सामान्यतः नहीं होती है। भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण इस समय वर्षा है वह होती है। अब कार्तिक मास की उष्मा है वह किसको कहते हैं? तो मानसून निवर्तन ऋतु में अचानक तापमान बढ़ने से चिपचिपी व कष्टकारी परिस्थिति का निर्माण होना है, उसे कार्तिक मास की उष्मा है वह कहा जाता है। अब हमें जो व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण है इसके बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण है इसके बारे में हम सबसे पहले जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसे पढ़ेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सबसे पहला है AMW। यह होता है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रदेश। यह जो जलवायु है यह कहाँ पर? तो गोवा के दक्षिण में कर्नाटक व केरल के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं यहाँ पर AMW है यह पाई जाती है। यहाँ पर तापमान है यह 18 डिग्री या इससे अधिक होता है। वर्षा है वह 200 से 400 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर वनस्पति है वह कौन सी पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है वह AMW जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो महोगनी, एबोनी, रोजवुड और सफेद केदार हैं, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। AW जो जलवायु प्रदेश है इसको उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है वह कहा जाता है। यह प्रदेश कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। AW जो प्रदेश है जलवायु प्रदेश है यह कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। क्षेत्र की बात करें तो यह गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम व प्रायद्वीपीय भारत का जो अधिकतम भाग है वह इसके अंदर आता है। यहाँ पर वनस्पति है वह होती है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो साल। अब हम पढ़ते हैं AS जलवायु प्रदेश, जिसे शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रदेश है वह कहा जाता है। मुख्य रूप से यह आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर वनस्पति है वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति है वह पाई जाती है। वर्षा है वह यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा है वह होती है। इसके बाद में आता है BWHW। BWHW है ये इसे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु कहा जाता है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पश्चिमी राजस्थान व उत्तरी गुजरात में यह पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा है वह 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है और यहाँ पर वनस्पति है वह कौन सी पाई जाती है? तो मरुदभिद वनस्पति है वह यहाँ पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो नागफली। अगली आती है BSHW। यह जो जलवायु प्रदेश है इसको अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के नाम से जाना जाता है। इसमें क्षेत्र कौन कौन सा आता है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा प्रायद्वीपीय भारत का जो आंतरिक भाग जो वृष्टि छाया क्षेत्र में है वह इसके अंदर आता है। वर्षा है वह यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार या स्टेपी वनस्पति है वह पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो खेजड़ी और बबूल। अब CWG है इसको शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रदेश है वह कहते हैं और यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्षेत्र की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, MP, UP, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। यहाँ पर CWG प्रकार की जलवायु है वह पाई जाती है। वनस्पति है वह यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है वह CWG जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद में पढ़ते हैं DFC। यह शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश इसको कहा जाता है। मुख्य रूप से यह अरुणाचल प्रदेश के अंदर यह जलवायु प्रदेश स्थित है। वर्षा यहाँ पर पूरे वर्ष वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। तापमान है वह यहाँ पर -3 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वनस्पति है इस जलवायु प्रदेश में वह उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली सदाबहार वनस्पति है वह यहाँ पर पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो मेपल, ओक और चेस्टनट। इसके बाद में ई प्रकार की जो जलवायु है इसे ध्रुवीय जलवायु प्रदेश है वह कहा जाता है। इसका क्षेत्र जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर यह जलवायु है वह पाई जाती है। तापमान यहाँ पर शीत ऋतु में -3 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रीष्म ऋतु में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वह रहता है। वनस्पति यहाँ पर पर्वतीय वनस्पति है वह पाई जाती है। कोपेन जो है इन्होंने तापमान और वर्षा के आधार पर भारतीय जलवायु है इसका वर्गीकरण है वह किया है। शब्दावली की यदि हम बात करें तो A है उसका अर्थ होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, B है इसका अर्थ होता है शुष्क कटिबंधीय जलवायु,
सी है इसका उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, डी है यह शीत जलवायु, ई है यह बर्फीली या हिम जलवायु इसका अर्थ होता है, डब्ल्यू शुष्क मरुस्थल और एस है इसका अर्ध शुष्क मरुस्थल होता है। एफ है इसका पर्याप्त वर्षा, जी है इसका अर्थ गंगा का मैदान, एच है इसका अर्थ शुष्क और गर्म, एम है इसका अर्थ मानसून वर्षा, एस है इसका अर्थ शुष्क ग्रीष्म ऋतु, डब्ल्यू है इसका अर्थ शुष्क शीत ऋतु है वह होता है। इसके बाद में हमें जो त्रिवार्थी हैं इनका वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ते हैं। इनके अनुसार जो एच जलवायु है यह पाई जाती है पर्वतीय जो क्षेत्र है यहाँ पर पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। BWH है यह उष्ण और अर्ध उष्ण मरुस्थलीय है क्षेत्र हैं, यहाँ पर BWH पाई जाती है। BSW है यह उष्ण व आर्द्र उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु है, यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद में AM है यह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, AW जो है यह उष्ण कटिबंधीय मानसून सवाना तुल्य जलवायु, BS है यह उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु है यह पाई जाती है। इसके बाद में थ्रानवेट है, इनके वर्गीकरण की बात करें तो इन्होंने वर्षा व जलीय संतुलन को आधार मानकर नमी सूचकांक के आधार पर जलवायु है इसका वर्गीकरण है वह किया है। ए में इन्होंने अति आर्द्र जो जलवायु है इसके बारे में बताया है, बी है इसमें आर्द्र जलवायु के बारे में, C1 है इसमें शुष्क उप आर्द्र जलवायु के बारे में, C2 है इसमें नम्य उप आर्द्र जलवायु के बारे में, डी है इसमें अर्धशुष्क जलवायु और ई है इसमें इन्होंने शुष्क जलवायु है इसके बारे में बताया है। मानसून जो है इस शब्द की उत्पत्ति है यह अरबी भाषा का शब्द है मौसिम, अरबी भाषा के मौसिम शब्द से मानसून है इसकी उत्पत्ति हुई है। मौसिम है इसका अर्थ है वह होता है मौसम या ऋतु, मौसिम जो शब्द है इसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति है यह अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। मानसूनी जो पवनें होती हैं यह वर्ष में 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। जब वर्षा ऋतु होती है तो ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और 6 माह ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। वसंत गोवरीकर जो हैं इनको भारतीय जो मानसून मॉडल है इसका जनक है वह कहा जाता है। वसंत गोवरीकर हैं इनको भारत का जो मानसून मॉडल है इसका जनक है वह इनको कहा जाता है। और मानसून है इसका पहला अध्ययन है वह अल मसूदी जो अरबी भूगोलवेता थे इनके द्वारा मानसून का पहला अध्ययन है वह किया गया था। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति है यह अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है जिसका अर्थ मौसम या ऋतु होता है। मानसूनी पवनें हैं यह वर्ष में 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तथा 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ये क्वेश्चन है वह एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वसंत गोवरीकर जो हैं इनको भारतीय मानसून मॉडल का जनक कहा जाता है और मानसून का पहला अध्ययन है वह अल मसूदी जो अरबी भूगोलवेता थे इनके द्वारा किया गया था। मानसून जो है ये अर्ध स्थायी पवनें होती हैं। मानसून है ये अर्ध स्थायी पवनें होती हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा लगभग भारत की जो 75% वर्षा है यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से होती है। तो भारत के अंदर सर्वाधिक जो वर्षा है यह दक्षिण पश्चिम जो मानसून पवनें हैं इससे होती है। भारत में मानसून की जो सक्रियता है यह जून से सितंबर तक रहती है। जून से सितंबर तक भारत में मानसून की सक्रियता है यह रहती है। भारत के अंदर मानसून का आगमन है वह केरल राज्य के अंदर होता है 1 जून को। भारत के अंदर मानसून का आगमन है यह केरल राज्य के अंदर 1 जून को होता है। अब हमें मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो परंपरागत सिद्धांत है, इसमें हम तापीय सिद्धांत और विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत है इसके बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक सिद्धांत है इसके अंदर हम जेट स्ट्रीम और एल निनो जो सिद्धांत है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब मानसून उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें तापीय जो सिद्धांत है इसके बारे में पढ़ेंगे। तापीय जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन है वह किया गया है हेले द्वारा। तापीय सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन है वह किया है हेले ने। तापीय जो सिद्धांत है यह क्या होता है तो इसके अनुसार मानसून की उत्पत्ति जल व स्थल के तापीय गुणों में अंतर के कारण होती है।
तापीय सिद्धांत के अनुसार मानसून की उत्पत्ति है वह कैसी होती है, तो वह जल व स्थल के तापीय गुणों में अंतर के कारण मानसून की उत्पत्ति है वह होती है। ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय भाग के अधिक गर्म हो जाने के कारण यहाँ न्यून दाब, ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो स्थलीय भाग है यहाँ पर अत्यधिक गर्मी हो जाने के कारण यहाँ पर न्यून दाब का क्षेत्र है वह उत्पन्न हो जाता है तथा पवने सागर से स्थल की ओर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो पवने हैं यह सागर से स्थल की ओर चलती हैं। ये पवने आर्द्र होती हैं व इनके द्वारा भारी मात्रा में वर्षा होती है। शीत ऋतु में स्थलीय भाग ठंडा हो जाने पर यहाँ पर उच्च दाब का केंद्र उत्पन्न हो जाता है और पवने स्थल से सागर की ओर चलती हैं और इन पवनों की एक शाखा जो है यह कोरोमंडल तट पर वर्षा है वह करती है। शीत ऋतु के अंदर सामान्यतः वर्षा नहीं होती है, लेकिन इसकी एक शाखा है वह कोरोमंडल तट पर वर्षा है वह करती है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर स्थलीय भाग है यह अत्यधिक गर्म हो जाता है जिसके कारण यहाँ न्यून दाब का क्षेत्र है वह उत्पन्न हो जाता है और जो पवने होती हैं यह सागर या समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो ये मानसूनी पवने हैं यह किस ओर चलती हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवने हैं यह सागर से स्थल की ओर चलती हैं और शीत ऋतु के अंदर ये कहाँ से, तो स्थल से सागर की ओर चलती हैं। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। अगला हमें विषुवतीय पछुआ जो पवन सिद्धांत है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो सिद्धांत है विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन है वह फ्लोन द्वारा किया गया है। इसका जो प्रतिपादन है यह फ्लोन द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून उत्पत्ति का प्रमुख कारण दाब पेटियों का विस्थापन होता है। यह जो सिद्धांत है इसके अनुसार मानसून की उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण होता है वह दाब पेटियों के का जो विस्थापन है वह होता है। इसको ITCZ सिद्धांत भी कहते हैं। ITCZ है यह क्या होता है, तो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ विषुवत रेखा के निकट निम्न दाबीय पेटी है जहां उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने मिलती हैं। ITCZ अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र है यह विषुवत रेखा के निकट एक निम्न दाबीय पट्टी है जहां उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं वह मिलती हैं। यह एक दोलायमान पट्टी है जो उत्तर एवं दक्षिण में स्थानांतरित होती है। ITCZ जो है यह एक दोलायमान पट्टी है जो उत्तर एवं दक्षिण के अंदर स्थानांतरित होती है। फ्लोन के अनुसार विषुवतीय पछुआ पवने ही दक्षिण पश्चिम मानसून होती हैं। फ्लोन जो है इनके अनुसार विषुवतीय पछुआ पवने जो होती हैं यही दक्षिण पश्चिम मानसून है वह होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में ITCZ है इसकी स्थिति के बारे में पूछा जाता है, तो यह 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत में स्थापित हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो ITCZ है यह 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत में स्थापित हो जाता है, जिसके कारण विषुवतीय पछुआ पवने अपनी दिशा बदलकर भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्न दाब की ओर प्रभावित होती हैं। ये पवने दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने कहलाती हैं और ये भारत पर भारी वर्षा करती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो ITCZ है यह 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत में स्थापित हो जाता है। इसके कारण विषुवतीय जो पछुआ पवने हैं वे अपनी दिशा बदलकर भारतीय उपमहाद्वीप पर उस समय निम्न दाब की स्थिति रहती है, तो ये निम्न दाब की ओर प्रभावित होती हैं और ये पवने दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने कहलाती हैं और ये भारत पर भारी वर्षा करती हैं। शीत ऋतु के अंदर क्या होता है, शीत ऋतु में जो ITCZ है यह दक्षिण की ओर खिसक जाती है, जिससे भारत में उच्च वायुदाब का निर्माण होता है, जिससे उत्तरी पूर्वी पवने पुनः गतिशील हो जाती हैं। ये पवने स्थल से जल की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं कर पाती हैं। यह जो पवने हैं यह स्थल से जल की ओर चलती हैं, जिसके कारण ये वर्षा नहीं कर पाती हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन है वह ईस्ट द्वारा किया गया है। भारत में इसका जो अध्ययन है जेट स्ट्रीम का यह P कोटेश्वरम द्वारा किया गया है। भारत के अंदर जेट स्ट्रीम जो है इस सिद्धांत का अध्ययन है वह P कोटेश्वरम द्वारा किया गया था। जेट स्ट्रीम जो होती हैं यह ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह प्रणाली है। जेट स्ट्रीम है यह क्या होती हैं, तो यह ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह प्रणाली होती हैं।
इनकी औसत गति है, इसके बारे में यदि बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में इनकी औसत गति है वह 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। शीत ऋतु में इनकी औसत गति है वह 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भारतीय मानसून का जो संबंध है यह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच चलने वाली पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। भारतीय मानसून का जो संबंध है यह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है, इससे भारतीय मानसून का संबंध होता है। शीतकालीन मानसून का संबंध है यह 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलने वाली पछुआ जेट स्ट्रीम से होता है। इसके बाद शीतकाल में उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम जो है यह 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थापित हो जाती हैं। उपोष्ण पछुआ जो जेट स्ट्रीम है यह तिब्बत के पठार के कारण 2 भागों में विभाजित हो जाती है। उपोष्ण पछुआ जो जेट स्ट्रीम है यह तिब्बत के पठार के कारण 2 भागों में विभाजित होती हैं, जिसमें से इसकी एक जो शाखा है यह तिब्बती पठार क्षेत्र पर तथा दूसरी शाखा है यह गंगा मैदानी क्षेत्र में बहती है। इसकी दूसरी शाखा है यह गंगा मैदानी क्षेत्र पर उच्च दाब परिस्थिति का निर्माण करती है, इसलिए शीत ऋतु में सामान्यतः वर्षा नहीं होती है। इस कारण शीत ऋतु के अंदर सामान्यतः वर्षा है वह नहीं होती है। यह जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर में बनने वाले चक्रवातों को अपने साथ पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाती है। इन्हीं चक्रवातों के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा होती है, जिसको माउट कहा जाता है। और जो ये माउट है यह रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। माउट है वह किससे उत्पन्न होती है, तो यह पश्चिमी जो चक्रवात है इनसे माउट है वह उत्पन्न होती है। अब ग्रीष्म काल में पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है इसका विस्थापन तिब्बत के पठार के उत्तर में हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है, इस कारण उत्तरी वायुमंडल में उत्तरी पूर्वी जो जेट स्ट्रीम चलती है और एक क्षोभ सीमा के पास 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक शाखा विषुवत की ओर जाकर हिंद महासागर में उच्च दाब का निर्माण करती है। भारतीय महाद्वीप पर इस समय निम्न दाब होने के कारण हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर पवनें चलती हैं, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें हैं वह कहते हैं। अब हमें अल नीनो जो सिद्धांत है इसके बारे में पढ़ते हैं। अल नीनो जो है यह एक स्पेनिश शब्द जिसका अर्थ है बालक ईसाया यीशु, इससे बना है। प्रत्येक 2 से 5 साल बाद जो ठंडी पेरू धारा है इसके स्थान पर गर्म महासागरीय जल धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको अल नीनो धारा है वह कहा जाता है। प्रत्येक 2 से 5 साल बाद ठंडी जो पेरू धारा है इसके स्थान पर गर्म महासागरीय जल धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे अल नीनो धारा है वह कहा जाता है। यह घटना दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास होती है, इसलिए इसे यीशु का शिशु भी कहा जाता है। अल नीनो जो घटना है यह दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास होती है, इस कारण इसे यीशु का शिशु भी कहा जाता है। अल नीनो के प्रभाव से पेरू तट के पास उच्च तापमान व निम्न दाब का निर्माण होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर उच्च दाब पाया जाता है और हिंद महासागर में भी इस समय उच्च दाब की स्थिति का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया से पवनें पेरू तट की ओर चलती हैं, जिससे दक्षिणी प्रशांत महासागर में पवनों का चक्कर बनता है, जिसे दक्षिणी दोलन कहा जाता है। अल नीनो व दक्षिणी दोलन के प्रभाव से भारत की ओर आने वाली दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें हैं वह धीमी पड़ जाती हैं, जिससे भारत में मानसून देरी से पहुंचता है। अल नीनो इम्पोर्टेंट है। अल नीनो के कारण भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव है वह पड़ता है। एक है ला नीनो जिसके कारण भारत का जो मानसून है इस पर सकारात्मक प्रभाव है वह पड़ता है। तो ये आप याद रखना, अल नीनो के कारण भारतीय मानसून है यह कमजोर हो जाता है। अल नीनो का जो सर्वाधिक प्रभाव है यह 1990-91 के अंदर देखा गया था भारत में। अब हम पढ़ते हैं ला नीनो के बारे में। ला नीनो जो है यह भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव है वह इसे पड़ता है। अल नीनो है वह नकारात्मक प्रभाव और ला नीनो है इसे भारतीय मानसून है वह मजबूत होता है। भारत के अंदर हमें वर्षा के वितरण की बात करें तो भारत के अंदर जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है वह कहाँ पर होती है, तो यह मरुस्थली जो क्षेत्र है और लद्दाख का जो पठार है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है वह होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर जो वर्षा है भारत के अंदर मध्य गंगा, निम्न गंगा मैदान, दंडाकरण्य क्षेत्र, पश्चिमी घाट व पूर्वी ढाल,
कोरोमंडल तटीय भाग, यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा है वह होती है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर है, यह कहाँ पर होती है? तो यह पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा है वह होती है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और उत्तरी पूर्वी राज्य, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा है वह होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है यह सतलज मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, पश्चिमी मध्यवर्ती उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय भाग का अधिकांश भाग जो है यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है वह होती है। पहला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून जो शब्द है इसकी उत्पत्ति है यह अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है ऋतु, जिसका अर्थ होता है ऋतु। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून है स्थायी हवाएं, व्यापारिक पवने, मौसमी हवाएं, स्थायी पवने। तो मानसून है वह सामयिक या मौसमी हवाएं है वह होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है। मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तटीय क्षेत्र महाद्वीपीयता क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। जब पूर्वी जेठ धारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा मैदान की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून में रुकावट होती है। 2 नंबर कथन है यह असत्य है। मध्य भारत नहीं है, अधिकांश लौटते मानसून से जो वर्षा होती है वह होती है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक ग्रहीय पवन नहीं है? ध्रुवीय, पछुआ, व्यापारिक, मानसून। तो मानसून है यह ग्रहीय पवन नहीं है। मानसून जो पवनें होती हैं यह सामयिक या मौसमी पवनें होती हैं, सामयिक या मौसमी पवनें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें हैं वह किस तरफ बहती हैं? तो यह बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। मानसून के समय ये समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फलोन, कोनार्ड, रामनाथन, कोटेश्वरम। तो इसमें से कौन से हैं जो मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, कोनार्ड। कोनार्ड है यह नहीं है। भारतीय मानसून मॉडल के जनक है वह किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है वसंत गोवारिकर हैं, इनको भारतीय मानसून मॉडल का जनक है वह कहा जाता है। भारतीय मानसून मॉडल का जनक है वह इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास है वह किया था? ऑप्शन दे रखे हैं, एमटीइन, एच फ्लोन, पी कोटेश्वरम, सी न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। भारतीय मानसून और तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का जो प्रयास किया था वह किया था पी कोटेश्वरम ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना है यह किसने दी थी? तो यह किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं, ई हेली, फोन, एमटीइन, हेडली। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। यह जो तापीय संकल्पना है यह ई हेली द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश वर्षा है सहवैनी, पर्वतीय, चक्रवाती, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, कोई नहीं। भारत की जो अधिकांश वर्षा है वह मानसूनी वर्षा है। भारत की जो वर्षा है यह टोटल में से 92% वर्षा है यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसका प्रारंभ है वह भारत के अंदर केरल राज्य से होता है। केरल राज्य से इसका प्रारंभ है वह होता है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती हैं? उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें हैं, इससे जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह तमिलनाडु राज्य के अंदर होती है। तो ये किस तट के सहारे करती हैं? तो कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। कोरोमंडल तट है, इसके सहारे वर्षा है वह करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा कहां पर होती है? कोरोमंडल और रायलसीमा, ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? भारत के अंदर जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं हैं वह किस दिशा की ओर चलती हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। तो ये जो हवाएं हैं ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। भारत के अंदर शीतकालीन या शरदकालीन जो वर्षा है वह कहां पर होती है? तो वह होती है तमिलनाडु, कर्नाटक। मुख्यतः शीतकालीन वर्षा है या शरदकालीन वर्षा है, यह तमिलनाडु के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पूर्वी मानसून किन महीनों के बीच आता है? भारत के अंदर उत्तरी पूर्वी जो मानसून है यह आता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, और सर्वाधिक वर्षा है वह तमिलनाडु के अंदर इससे होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में काल वैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि है। भारत के अंदर काल वैसाखी जो वर्षा है इसकी घटित होने की अवधि है वह है मार्च अप्रैल, मध्य मार्च से मध्य अप्रैल तक। काल वैसाखी जो वर्षा है इसको नार्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, बादरोली छेड़ा भी इसको कहा जाता है, और यह भारत के कौन कौन से राज्यों के अंदर मुख्यतः होती है? तो यह वेस्ट बंगाल और असम, इन दो राज्यों के अंदर काल वैसाखी वर्षा है वह होती है। यह जो वर्षा है यह चाय, पटसन और चावल की खेती है इसके लिए उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? मानसून है वह किससे प्रभावित नहीं होता है? ITCZ की विस्थापन, ITCZ है यह क्या है? तो ITCZ है यह अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसकी जो अवधारणा है यह फ्लोन द्वारा दी गई थी। इसकी अवधारणा है यह फ्लोन द्वारा दी गई थी। ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो ये ITCZ है यह उत्तर की ओर खिसक जाता है, उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण भारत के अंदर ग्रीष्मकालीन वर्षा है वह होती है। वर्षा ऋतु के अंदर जून जुलाई के अंदर यह 20 से 25 डिग्री अक्षांश है, इनके मध्य यह रहता है। तो ये मानसून को प्रभावित करते हैं। भूमि एवं सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन, नार्वेस्टर, नार्वेस्टर काल वैसाखी वर्षा को कहते हैं, यह मानसून को प्रभावित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतया काल वैसाखी हवाएं हैं वह चलती हैं? काल वैसाखी हवाएं हैं पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्य में चलती हैं। 1 और 2 दोनों हैं, यह सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है, इसे प्राय कहा जाता है। इस वर्षा को कहा जाता है अम्र वर्षा। इस वर्षा को अम्र वर्षा है वह कहा जाता है। यह वर्षा है यह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफानों के कारण होती है, और यह अप्रैल माह के अंदर होती है। अप्रैल माह के अंदर यह वर्षा है वह होती है। आम की फसल के लिए यह वर्षा है वह लाभदायक है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में कौवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, यह कथन सत्य है। इनकी नमी की मात्रा में कैस्पियन सागर व फारस की खाड़ी से वृद्धि होती है, यह कथन भी सत्य है। ये भारत कभी भी अधिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते हैं, यह कथन भी सत्य है। इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट स्ट्रीम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई के अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है यह स्थित होता है, तो यह होता है 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा है वह कहां पर होती है? तो वह होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। यहां पर सर्वाधिक वर्षा है वह भारत के अंदर होती है। स्थान पूछे तो मानिसराम जो मेघालय के अंदर स्थित है, यहां पर सर्वाधिक वर्षा है वह होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वह मानिसराम मेघालय के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं हैं? जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं हैं वह कौन सी हैं? निम्न में ऑप्शन है 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव, भू विक्षेपी पवनों के विस्फोरकार बैंड, अनियमित एवं ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन, 300 से 400 मीटर घंटा की गति से चलती हैं तथा भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर 4 है यह असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर असत्य है। जेट स्ट्रीम जो है यह ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ग्रीष्म ऋतु है इसके अंदर तो यह चलती है 110 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और जो शीत ऋतु है इसके अंदर इनकी गति है वह 184 किलोमीटर पर घंटा है वह होती है। ये 4 नंबर ऑप्शन है यह सत्य है, तो इसके अंदर 1, 2 और 3 है वह सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक में वर्षा की न्यूनतम विचलता है? मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर, कोंकण तट पर, छत्तीसगढ़ मैदान में। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, मालाबार तट पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु है वह कहलाती है, भारतीय जो जलवायु है यह उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है वह कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कोपेन के कूट और जलवायु के प्रकार। ए है इसके अंदर होगा अयन रेखीय या उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु, ए में 4 है वह सही होगा। बी है इसके अंदर आती है शुष्क जलवायु, डी है इसमें ध्रुवीय जलवायु, ई है इसमें सौम्य या अर्ध मध्य तापीय जलवायु। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के निम्नांकित में से किस राज्यों में मिलती है? AMW जो जलवायु है इसको बोलते हैं लघु शुष्क ऋतु वाली जलवायु, लघु शुष्क ऋतु वाली जलवायु, और यह होती है गोवा के दक्षिण में, भारत का जो पश्चिमी घाट है यहां पर यह जलवायु है वह कोपेन के अनुसार पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? BSHW पूर्वी राजस्थान, CWG गंगा का मैदान, AMW दक्कन पठार, BWHW थार मरुस्थल। तो इसके अंदर कौन सा है वह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। AMW प्रकार की जो जलवायु है यह पाई जाती है गोवा के दक्षिण में, जो पश्चिमी घाट है यहां पर पाई जाती है। BSHW जो जलवायु है यह पूर्वी राजस्थान के अंदर मिलती है देखने को, पूर्वी राजस्थान के अंदर यह जलवायु है वह मिलती है। CWG जो जलवायु है यह गंगा का मैदान है यहाँ पर देखने को मिलती है, पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर भी यह देखने को मिलती है। कोपेन के अनुसार DFC जो जलवायु है इसको बोला जाता है लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र ऋतु वाली जलवायु, यह मिलती है अरुणाचल प्रदेश में देखने को। ई जो है यह ध्रुवीय प्रकार जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में देखने को मिलती है यह जलवायु। AS प्रकार की जो जलवायु है यह शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, यह तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहां पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, यदि अंडमान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है। अल नीनो जो धारा है इसके कारण भारत का जो मानसून है यह विलंब एवं शिथिलन। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अल नीनो जो धारा है यह भारत का जो मानसून है इसको कमजोर बना देता है, और ला नीनो जो है यह भारत के अंदर मानसून की सक्रियता है इसको बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो के तीव्र होने का प्राय परिणाम होता है कमजोर मानसून।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से कथन दे रखे हैं। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। चेन्नई में लौटते मानसून से ज्यादा वर्षा है वह होती है। तो इसके अंदर दोनों ही कथन है वह सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, असम का जलवायु है। असम है, यहां पर कौन सी जलवायु है वह पाई जाती है? तो यहां पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है वह पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। असम में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है वह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा की परिवर्तता निम्नतम पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में, राजस्थान के थार मरुस्थल में तो परिवर्तता ज्यादा पाई जाती है, केंद्रीय भारत में पूर्वी तटीय मैदानों में। तो कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है। कौन से राज्य के अंदर अनिवार्य है? तो यह है तमिलनाडु राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, कच्छ, हिमाचल प्रदेश। तो इसके अंदर कौन सा नहीं आता है? तो कर्नाटक पठार है यह नहीं आता है। उत्तराखंड, कच्छ और हिमाचल हैं, यह तीनों आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन राज्यों के समूह में भू संकलन की घटना सामान्य है? भू संकलन की जो घटना है यह सामान्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है। बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं भारत के अंदर, वह कौन कौन से हैं? बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं वह कौन कौन से हैं भारत के अंदर? तो वह हैं उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप हिमालय का गिरिपद क्षेत्र। सूखा है वह मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात है यह झारखंड व उत्तरी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वह सर्वाधिक कौन से भाग में पाए जाते हैं? ट्रांस गंगा मैदान, मध्य एवं निचला गंगा मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, गुजरात का दक्षिणी पश्चिमी भाग। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, मध्य एवं निचला गंगा मैदान। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है? कितना क्षेत्र है? तो लगभग 16%। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु को रखता है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्सडेन का। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एल नीनो से संबंधित नहीं है? यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, यह एक सक्रिय गर्म समुद्र जलधारा है, यह चक्रवाती मौसम को जन्म देती है। चक्रवाती मौसम को जन्म देती है, यह कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास चलती है। एल नीनो जो धारा है यह भारत के मौसम को कमजोर और शिथिलन है वह करती है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। यह चक्रवाती मौसम को जन्म है वह नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, फूलों वाली बौछार संबंधित है। फूलों वाली बौछार या फूलों वाली वर्षा है यह कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है और यह कौवा उत्पादन के लिए यह लाभदायक है वह होती है। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर खालिस्तान सूखा कहते हैं, उसको कहते हैं भयंकर सूखा। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। भारतीय तटीय क्षेत्र और जलवायु के प्रकार हैं वह दे रखे हैं। मालाबार तट दे रखा है AMW, कोरोमंडल तट है यह AS, कोंकण तट है यह BSHW और उत्कल तट है यह AW। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। कोंकण तट है यह BSHW से संबंधित नहीं है। BSHW जो है इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसके अंदर उत्तर पश्चिमी गुजरात आता है, पश्चिमी राजस्थान आता है और पंजाब का कुछ भाग है वह इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। तापमान बढ़ाने में, भूमि की क्षमता बढ़ाने में, सूखा शमन में, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है।
एल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संचरण ये संबंध स्थापित किया। मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत ITC-Z के विस्थापन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सत्य है। एल नीनो जो धारा है यह ठंडी पेरू जो जलधारा होती है उसके स्थान पर अस्थायी गर्म जलधारा का विकास हो जाता है, उसको एल नीनो धारा है वह नाम दिया गया है। एक क्वेश्चन पटवारी एग्जाम में पूछा गया है 2021 में कि निम्न में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश है वह प्राप्त करता है। दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश है वह कौन सा स्थान प्राप्त करता है। ऑप्शन दे रखे हैं कन्याकुमारी, लेह, पुणे और कोलकाता। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है वह सही होगा। अब हमें मर्दा है इसके बारे में पढ़ेंगे। मर्दा जो है, मर्दा शब्द की जो उत्पत्ति है यह लैटिन भाषा का शब्द है सोलम। सोलम शब्द से मर्दा शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है फरस। सोलम जो है इसका अर्थ है वह फरस होता है। मर्दा है यह कार्बनिक व अकार्बनिक तत्वों के मिश्रण को कहते हैं। मर्दा जो है यह कार्बनिक व अकार्बनिक तत्वों के मिश्रण को कहा जाता है। मर्दा का जो निर्माण है यह मुख्यतः चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन से होता है। मर्दा का निर्माण जो है यह मुख्यतः चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय हैं, इनसे इसका निर्माण है वह होता है। मर्दा का जो अध्ययन है उसको पेडोलॉजी कहा जाता है। तो ये मर्दा के बारे में सामान्य बातें हैं, ये आप याद रखना। इसके बाद में हमें मर्दा को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। कारक हैं यह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सक्रिय कारक और एक निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक है इसमें 2 कारक आते हैं। पहला है जलवायु, तो यह मर्दा को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है वह होता है। जलवायु जो है यह मर्दा को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक होता है। जलवायु है इसके 2 प्रमुख तत्व होते हैं, एक तो तापमान और एक वर्षा। जलवायु है इसके 2 प्रमुख तत्व होते हैं, तापमान व वर्षा। तापमान की बात करें तो जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है वहां जीवाश्म सक्रिय होकर जैव पदार्थ को अपघटित कर ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और जहां पर कम तापमान होता है वहां पर जीवाणु कम सक्रिय होगा और यह अपघटन भी इसका नहीं कर पाएगा, जिससे ह्यूमिक अम्ल का निर्माण है वह होता है। अब हमें वर्षा की बात करें तो जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां पर घुलनशील पदार्थ होते हैं जैसे सिलिका और चूना, ये जल में घुलकर नीचे चले जाते हैं जिससे मृदा की उर्वरता है वह कम हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो लेटेराइट मृदा। जिन क्षेत्रों के अंदर वर्षा कम होती है वहां पर शुष्क मृदा है वह पाई जाती है। वाष्पीकरण की अधिकता के कारण शुष्क क्षेत्रों की मृदा में लवणीयता है वह अधिक पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों की जो मृदा होती है इसमें वाष्पीकरण की अधिकता के कारण शुष्क क्षेत्रों की मृदा में लवणीयता है वह अधिक पाई जाती है। अब जैव पदार्थ जो हैं ये जीवित, जीवाणु व मृत दोनों प्रकार के होते हैं। जीवाणु हैं ये मृत जैव पदार्थों का अपघटन करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अधिक ह्यूमस वाली जो मृदा होती है यह उपजाऊ होती है। जिस मृदा में अधिक ह्यूमस होता है वह अधिक उपजाऊ होती है। इसके बाद में इसके निष्क्रिय कारक है वह आते हैं समय। जैसे मृदा का निर्माण जितना समय लगता है, मृदा निर्माण में जितना समय लगता है मृदा उतनी ही परिपक्व होती है। जनक सामग्री की बात करें तो जिस चट्टान से मृदा का निर्माण होता है उसमें पाए जाने वाले खनिज मृदा में भी पाए जाते हैं। अब इसकी अवस्थिति की बात करें तो 2 प्रकार की होती है, एक तो क्षेत्रीय मृदा और एक अक्षेत्रीय मृदा। क्षेत्रीय जो मृदा है इस मृदा में जनक सामग्री के गुण है वह पाए जाते हैं। यह परिपक्व मृदा होती है और कम अपर्दन के कारण इसके कण है वह मोटे होते हैं। अक्षेत्रीय मृदा की बात करें तो जनक सामग्री के गुण इसमें नहीं पाए जाते हैं। अधिक अपर्दन के कारण कण है वह बारीक होते हैं। इनकी जल ग्रहण क्षमता है वह सर्वाधिक होती है। जलोढ़ मृदा है इसका एग्जाम्पल है जो अक्षेत्रीय मृदा में आती है। अब उचावच और मानवीय क्रियाएं, ये सभी जो हैं यह मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं वह होते हैं। मृदा की यदि हम पीएच की बात करें तो यदि 0 से लेकर 4.5 तक पीएच है तो मृदा ऊसर होगी। 4.5 से 6.5 तक
मृदा की पीएच है तो वह मृदा अम्लीय होगी। 6.5 से 7.5 तक मृदा की पीएच है तो वह अच्छी मृदा होगी। 7.5 से 8.5 मृदा की पीएच है तो वह मृदा लवणीय होगी। 8.5 से 14 तक इसकी पीएच है तो मृदा है वह क्षारीय प्रकृति की होगी। अब हमें जो मृदा का वर्गीकरण है इसके बारे में पढ़ते हैं। मृदा का वर्गीकरण हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसका वर्गीकरण है वह 8 प्रकार का किया गया है, और यूएसए के कृषि विभाग द्वारा भी इसका वर्गीकरण है वह 8 प्रकार 8 भागों के अंदर किया गया है। तो इन दोनों के अंदर हम सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला जो है वह है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ जो मृदा है यह इसका निर्माण जो है वह जल द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। इस कारण जलोढ़ जो मृदा है इसको निक्षेपण मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा है इसको दोमट मृदा के नाम से भी जानते हैं और इसको कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो जलोढ़ मृदा है इसे निक्षेपण मृदा भी कहा जाता है, इसे दोमट मृदा भी कहा जाता है और इसे कछारी मृदा भी कहा जाता है। इसका निर्माण है वह जल द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। इसके क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी विशाल मैदान व तटवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर जलोढ़ मृदा है वह पाई जाती है। जलोढ़ जो मृदा है इसमें पोटास की अधिकता होती है और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इसके दो प्रकार होते हैं। नई जलोढ़ जो मृदा है उसको खादर के नाम से जाना जाता है, और पुरानी जो जलोढ़ मृदा है उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। और जलोढ़ जो मृदा है यह अधिक उपजाऊ मृदा होती है। अगला मृदा का प्रकार है काली मृदा। काली जो मृदा है इसका निर्माण है वह बेसाल्ट लावा से होता है। काली मृदा जो है इसका निर्माण बेसाल्ट लावा से होता है। काली मृदा है इसके उपनाम भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसको कपासी मृदा कहा जाता है, इसको रेगूर मृदा कहा जाता है, चरनोजम और लावा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें सतह जुताई की क्षमता है वह पाई जाती है। तो सतह जुताई वाली मृदा है वह काली मृदा होती है। सतह जुताई वाली मृदा भी इसको कहा जाता है। क्षेत्र की बात करें तो काली मृदा है यह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो यह प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम भाग में है, जिसमें महाराष्ट्र में यह सर्वाधिक, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर काली मृदा है उसका विस्तार है। इसका जो काला रंग है वह किस कारण होता है, तो इसका काला रंग जो है यह टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग है वह होता है। इसके अंदर अधिकता की बात करें तो इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास और एल्यूमिनियम जो तत्व हैं इनकी इसमें अधिकता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जो हैं इनकी इसमें कमी होती है। इसके कण जो हैं वह बारीक होते हैं और यह जल धारण क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है। इसके बाद में हमें पढ़ते हैं लाल पीली मृदा। लाल पीली जो मृदा है इसका निर्माण है वह क्रिस्टलीकृत जो चट्टान है इनसे होता है। लाल पीली मृदा है इसका लाल रंग है वह किस कारण होता है, तो इसका लाल रंग है वह लो ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग है वह लाल होता है। जल योजित होने के बाद यह मृदा है वह पीली दिखाई देने लगती है। जब जल योजित कर लेती है यह तो उसके बाद में यह मृदा है वह पीली दिखाई देने लगती है। लाल पीली जो मृदा है इसके क्षेत्र की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर यह मृदा है वह पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की इसके अंदर कमी पाई जाती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट जो मृदा है इसका निर्माण जो है वह उच्च तापमान व अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर लेटेराइट मृदा है इसका निर्माण होता है। क्षेत्र की यदि बात करें तो लेटेराइट जो मृदा है यह केरल के अंदर सर्वाधिक है। पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, नागपुर पठार, मेघालय का उत्तरी भाग, यहाँ पर लेटेराइट मृदा है वह पाई जाती है। इस मृदा के अंदर लोह व एल्यूमिनियम जो है इनकी अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की इसमें कमी होती है। ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह मृदा जो है यह सूखने पर कठोर हो जाती है, जिसके कारण इसका उपयोग ईंट बनाने में भी होता है। ये उपजाऊ नहीं होती है। इसके अंदर केवल रोपण कृषि है वह की जाती है और यहाँ पर मसालों की खेती है वह होती है। इसके बाद में आती है शुष्क मृदा।
यह मृदा उच्च तापमान व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब। इसके अंदर चूना और जो फास्फोरस है इसकी अधिकता होती है। नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। जल धारण क्षमता भी शुष्क मृदा है इसकी कम होती है। इसके बाद में आती है लवणीय या क्षारीय मृदा। लवणीय और क्षारीय जो मृदा है यह उन क्षेत्रों में मिलती है जहां रासायनिक उर्वरकों एवं सिंचाई सुविधा का उपयोग अधिक होता है। लवणीय या क्षारीय जो मृदा है यह उन क्षेत्रों में मिलती है जहां रासायनिक उर्वरकों व सिंचाई सुविधा का उपयोग अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके नाम, इसको उपनामों किन किन उपनामों से जाना जाता है तो इसको रेह, कल्लर, उसर, कार्ल, चापेन और रकार, इन उपनामों से लवणीय या क्षारीय मृदा को जाना जाता है। क्षेत्र की बात करें तो यह मृदा है यह गुजरात में सर्वाधिक है। यूपी, हरियाणा, सुंदरवन डेल्टा, पूर्वी तट का डेल्टा, यहाँ पर यह मृदा है वह पाई जाती है। लवणीय या क्षारीय मृदा है इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो तत्व हैं इनकी अधिकता होती है। उसके बाद में आती है पिटमय मृदा। पिटमय जो मृदा है इसको दलदली मृदा भी कहा जाता है। पिटमय जो मृदा है इसको दलदली मृदा भी कहा जाता है। इसके क्षेत्र की हम बात करें तो यह तटवर्ती डेल्टा क्षेत्रों में, आर्द्र भूमि, तराई क्षेत्र, बिहार का उत्तरी भाग, उत्तराखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र, यहाँ पर यह मृदा है वह पाई जाती है। जैव जो पदार्थ होते हैं इसकी मात्रा इसके अंदर अधिक होती है। ह्यूमस है इसकी भी इसके अंदर अधिकता है वह होती है। फास्फेट और नाइट्रोजन है इसकी इसके अंदर कमी पाई जाती है। उसके बाद में वन मृदा या इसको पर्वतीय मृदा भी कहा जाता है। यह पर्वतीय व घाटी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पाई जाती है। यह जो पर्वतीय मृदा है इसकी प्रकृति है वह अम्लीय होती है। अधिकता इसके अंदर ह्यूमिक अम्ल और जीवांश है इसकी अधिकता होती है और पोटास और फास्फोरस है इसकी इसके अंदर कमी होती है। तो ये भारतीय जो कृषि विभाग है इसके द्वारा 8 भागों में मृदा है इसको बांटा गया है। इसके बाद जो मृदा है इसको मैप में दर्शाया गया है। वन व पर्वतीय मृदा है ये यहाँ पर पाई जाती है। लाल पीली मृदा का क्षेत्र यह है। काली मृदा है इसका जो क्षेत्र है ये यहाँ पर है। जलोढ़ मृदा है ये इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। शुष्क मृदा है ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं यहाँ पर पाई जाती है। लेटेराइट मृदा है ये यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अब हमें यूएसए के कृषि विभाग द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है एंटीसोल। एंटीसोल जो मृदा है यह पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं यहाँ पर एंटीसोल मृदा पाई जाती है। एरिडीसोल मृदा है वह राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा की जो शुष्क मृदा है इसको एरिडीसोल कहा जाता है। इंसेप्टिसोल है यह गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र की जो मृदा है इसे कहा जाता है। वर्टिसोल है यह जो प्रायद्वीपीय भारत में स्थित काली मृदा है इसको कहा जाता है। एल्फिसोल है यह लाल मृदा व लेटेराइट जो मृदा वाले क्षेत्र हैं इनको कहा जाता है। एल्फिसोल है यह केरल, तमिलनाडु, ओडिशा क्षेत्रों की जो लाल पीली मृदा होती है उसको अल्फिसोल कहा जाता है। इसके बाद में इसके 2 भाग और हैं, एक तो मोलिसोल और एक इस्टोसोल। मोलिसोल है यह उत्तर प्रदेश, हिमाचल व हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा को कहते हैं। हिस्टोसोल है यह पिट व दलदली मृदा को कहा जाता है। अब हमें जो मृदा की समस्याएं हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला तो है मृदा अपरदन। मृदा क्षेत्र में वनस्पति के अभाव में विभिन्न कारकों जैसे जल व वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत का कटाव या क्षरण जो है यह मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन है इसमें परतदार अपरदन होता है यह हवा द्वारा, चादरी अपरदन है यह वर्षा जल द्वारा होता है और अवनालिका अपरदन है यह नदी जल द्वारा किया जाता है। एक है मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या। वर्षा कम व वाष्पीकरण की दर जहां पर अधिक होती है वहां की मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या है वह होती है। लवणीयता की जो समस्या है इसका निवारण करने के लिए रॉक फॉस्फेट की खाद है इसका प्रयोग किया जाता है। क्षारीयता की समस्या है इसका निवारण करने के लिए जिप्सम का प्रयोग है वह किया जाता है। एक होता है मृदा अवकर्षण। मृदा की उर्वरता जो है इसमें कमी होना है वह मृदा अवकर्षण है वह कहलाता है।
अब मृदा हम संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई, अंतर फसलीकरण, रक्षक मेखलाएं और पट्टी नुमा कृषि, इन सभी को अपनाकर हम मृदा का संरक्षण है वह कर सकते हैं। पट्टी नुमा कृषि में हम फसलों के बीच घास की पट्टी है यह उगाई जाती है। रक्षक मेखलाएं हैं, इसमें जो वृक्ष हैं इनको कतार में लगाया जाता है। अंतर फसलीकरण है, इसमें एकांतर कतारों में भिन्न भिन्न फसल हैं वह उगाई जाती हैं। तो ये सभी हैं वह मृदा संरक्षण के उपाय हैं। अब हमें मृदा के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन से स्वर्ग की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं? ऑप्शन दे रखा है एरिडीसोल, मोलिसोल, एंटीसोल और इंसेप्टिसोल। तो भारत के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा है वह पाई जाती है? वह है इंसेप्टिसोल। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। यह 39.74% भाग पर यह मृदा है वह पाई जाती है। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वह है एंटीसोल का, यह 28.08% भाग पर यह मृदा है वह पाई जाती है। उसके बाद में तीसरा नंबर है वह आता है एल्फीसोल का। एल्फीसोल्स जो मृदा है यह 13.55 भाग पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से संगठन का संबंध भारतीय कृषि से जुड़ा है? ऑप्शन दे रखे हैं ICAR, ICCR, ICMR और ICWA। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, ICAR। भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है इसका संबंध है वह भारतीय कृषि से है। अगला है, नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग है वह किया जाता है? नई जलोढ़ मृदा है वह किसको कहा जाता है? तो यह हम पढ़ चुके हैं। नई जलोढ़ मृदा है वह कहा जाता है खादर को। खादर है इसको नई जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। बांगर है यह पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। पुरानी जो जलोढ़ मृदा है यह कहलाती है बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा है यह बांगर कहलाती है और नई जलोढ़ मृदा है यह खादर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेह का दूसरा नाम है। भारत के अंदर रेह का दूसरा नाम है वह क्या है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं भूड, कल्लर, भाबर और खादर। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। लवणीय और जो क्षारीय मृदा है, लवणीय या जो क्षारीय मृदा है इसको कहा जाता है रेह, कल्लर और इसको उस्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? कौन सी मिट्टी है इसका विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर? ऑप्शन दे रखे हैं काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। जलोढ़ मृदा है यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? कितना पीएच मान है वह होना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं 3, 4, 6 से 7, 9 से 10। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो सामान्यतः फसलें उगाने के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है वह 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगूर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? कौन सी मृदा है जिसको रेगूर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं जलोढ़, लेटेराइट, शुष्क मृदा और काली मृदा। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। काली जो मृदा है इसको रेगूर के नाम से जाना जाता है। इसको कपासी मृदा कहा जाता है। कपासी मृदा भी इसको कहा जाता है। इसको चरनोजम के नाम से जाना जाता है। चरनोजम के नाम से इसको जाना जाता है और इसके अंदर सवतः जुताई की क्षमता है वह पाई जाती है। सवतः जुताई की जो क्षमता है वह काली मृदा में पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा
में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिसे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है। कौन सी भारतीय मृदा है जिसमें ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें हैं वह पड़ जाती हैं जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण है वह संभव हो पाता है? ऑप्शन दे रखे हैं काली मृदा, जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा और जैविक मृदा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, काली मृदा। अगला है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? बेसाल्ट लावा द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण होता है? हमने पढ़ा है थ्योरी में, तो काली मिट्टी ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायुविक कारक है। ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। उच्चावच, तुंगला और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती हैं। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो इसके अंदर कौन सा है वह इसमें सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही नहीं है। ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है, यह कथन है वह सत्य है। मृदा के अंदर जो वनस्पति और जो जीवों के सड़े गले अवशेष होते हैं या उन जैविक पदार्थों को ह्यूमस है वह कहा जाता है। अगला है, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। लेटेराइट जो मृदा है यह कहाँ पर पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा जो है यह सर्वाधिक तो केरल का जो मालाबार तटीय प्रदेश है, यहाँ पर महाराष्ट्र, मेघालय, यहाँ पर यह मृदा है वह पाई जाती है। यहाँ पर यह मृदा है वह पाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं मालाबार तटीय प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर पहला इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही होगा। मालाबार तटीय प्रदेश जो केरल के अंदर स्थित है, यहाँ पर लेटेराइट मृदा है वह पाई जाती है। लेटेराइट मृदा है यह भारत के अंदर जो तटीय प्रदेश हैं, कर्नाटक के, तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है, उड़ीसा, मध्य छोटा नागपुर, पठार आदि जो स्थान है यहाँ पर यह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा क्षेत्र में विकसित होती हैं? ये क्वेश्चन भी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि कौन सी मृदा है यह उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर विकसित होती है, तो ये लेटेराइट मृदाएं ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है? भारत में कौन सी मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है? कौन सा सही होगा? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पाडलोजोलिक और लेटेराइट। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, लेटेराइट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह है लेटेराइट मृदा रखता है? लेटेराइट मृदा है यह कौन से राज्यों के समूह में पाई जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण प्रधानतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर, कौन से क्षेत्रों में? जहां पर उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला है, लेटेराइट मृदा जहां नहीं मिलती है वह है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। कहां पर लेटेराइट मृदा है वह नहीं मिलती है? तो यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है इसमें किसकी मात्रा है वह अधिक होती है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, कैल्शियम। अगला है, कौन सा युग्म सही नहीं है? कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु, लेटेराइट मिट्टी पंजाब। तो 4 नंबर ऑप्शन है इसमें असत्य है। लेटेराइट मिट्टी पंजाब में नहीं पाई जाती है। पंजाब है यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है वह अधिक पाई जाती है। पंजाब है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है वह अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए व दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दक्षिणी भारत में रेगुर मिट्टियां काले रंग वाली हैं।
यह लोहे अंश से समृद्ध है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। दोनों ए तथा आर सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या है वह नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई, अत्यधिक खेती और अतिचारण। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? चारों ही ऑप्शन है वह इसमें सही है। चारों ही भारत के अंदर मृदा अपरदन के कारण है। अत्यधिक वर्षा भी, वनों की कटाई, अत्यधिक खेती और अतिचारण। अगला है, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अतिचारण, बाढ़, भूसंकलन और वन रोपण। तो वन रोपण है यह इसका कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? कौन है वह मिट्टी के लिए दीर्घकालीन नुकसान का कारण बनता है? कागज, प्लास्टिक, कपड़ा, मृत पेड़ के पत्ते। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग के लिए किसका उपयोग है वह किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं लाल कृमि का। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों में एनपीके से क्या तात्पर्य है? एनपीके है इससे क्या तात्पर्य होता है? तो एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? किस बोर्ड की स्थापना है वह की गई है मृदा संरक्षण के लिए? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1953 में। 1953 में इसकी स्थापना है वह की गई थी।